नमस्कार, हॉट टॉपिक देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। सुप्रीम कोर्ट ने 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करते हुए इसे 5 जजों के संविधान पीठ के हवाले कर दिया है। सरकार ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रस्ताव रखा, उसमें सेक्शन 124(1) को खत्म करना भी है और इसी कानून के तहत राजद्रोह लगता था। इसके दुरुपयोग की शिकायतें और आरोप लगातार होते रहे हैं। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के तहत ट्रायल रोक दिया था और कहा था कि 124 के तहत नई एफआईआर न की जाए। आज केंद्र सरकार ने ये कहते हुए फिलहाल सुनवाई न करने की मांग की कि नया कानून प्रस्तावित है और सरकार ने पुरानी गलती सुधारने की कोशिश की है। लेकिन चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह भी कहा कि भले ही नया कानून बन जाए, लेकिन पिछला जो कानून है, जो नया कानून है, वो पिछले मामलों पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और यही कहा जा रहा था कि आज़ादी के पहले के इस कानून की ज़रूरत क्या है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ वो आपको एक ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर बताते हैं। राजद्रोह कानून जो है 124 का मामला है, संविधान पीठ को ये अब भेज दिया गया है। 3 जजों के संविधान पीठ ने 5 जजों के संविधान पीठ को अब ये मामला जो है वो सौंपा गया है। 1962 के फैसले पर फिर से विचार करेगा ये पीठ। तो केदारनाथ केस में राजद्रोह कानून जो है उसको वैध माना गया था। केदारनाथ वर्सेस बिहार गवर्नमेंट का ये मामला था जिसे वैध माना गया था। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये देखेगा कि क्या सरकार और राज्य में अंतर है, क्या राज्य अलग है और राज्य पर जो शासन कर रही है सरकार वो एक अलग आइडेंटिटी होगी। क्या सरकार के प्रति असंतोष जो है वो राज्य के प्रति असंतोष माना जा सकता है, ये इसमें एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो कई तरह की बातें इसमें आई हैं। जिस केस का हमने जिक्र किया, केदारनाथ वाला केस, तो अब आपको बताते हैं कि 1962 का केदारनाथ केस जिस पर संविधान पीठ विचार करने जा रहा है वो क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ये फैसला जो है वो दिया था। सरकार और प्रशासन पर टिप्पणी राजद्रोह नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जिस बयान में हिंसा फैलाने की जो मंशा है वो राजद्रोह है। जब बयान से हिंसा, असंतोष या सामाजिक असंतोष बढ़े तब वहां पर राजद्रोह की बात जो है वो कही गई थी। केवल नारेबाजी राजद्रोह के दायरे में नहीं आती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ किया था। तो हम आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर क्या है ये कानून, क्या है ये 124(a। लॉर्ड मेकाले ने बनाया था कानून का ये प्रारूप और इसे 1870 में भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। बहुत ही पुराना, 152 साल पुराना ये कानून है। ये कानून स्वाधीनता सेनानियों के खिलाफ लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा, यहाँ तक कि महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक तक पर यह धारा 124 लगाई गई थी। इस कानून में राज्य के खिलाफ असंतोष जाहिर करना जुर्म है। किसी भी तरह से असंतोष अगर आपने जाहिर किया है तो वो जुर्म कहलाता है इस धारा के तहत। इसके लिए जुर्माने से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। आज़ादी के बाद भी होता रहा है कानून का ये इस्तेमाल और कानून के दुरुपयोग के लगातार आरोप लगते रहे। तो यहाँ पर कई सारी बातें जो हैं इस कानून को लेकर की गई हैं। अगर हम एनसीआरबी के डेटा की बात करें तो 2014 से 2021 के बीच में 428 सेडिशन केस जो हैं वो हुए, जिसमें 634 गिरफ्तारियां की गई। और इसके मामलों में अगर दोष सिद्धि की बात की जाए तो 2019 में 3.3% सिर्फ दोष सिद्धि हो पाई है और 2020 में 33.3% ही दोष सिद्धि हो पाई है। तो इसीलिए इस मामले को लेकर इतने सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जो हैं वो आज जुड़ने जा रहे हैं। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा हैं, संविधान के जानकार हैं, जो हमें इस मामले को अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। प्रोफेसर मुस्तफ़ा, यही कहा जा रहा था कि आज़ादी के पहले के इस कानून की ज़रूरत क्या है। जब भी इसके तहत एक्शन होता था तो सरकार पर कानून के दुरुपयोग के आरोप हमेशा लगे हैं, ये आप और हम सब जानते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने जब ये भारतीय दंड संहिता बनाई थी, इंडियन पीनल कोड 1860 में, तो उसमें अदिति नहीं था ये राजद्रोह का प्रावधान। ये 1870 में आया जब देवबंद ने जिहाद का फतवा दे दिया अंग्रेजों के विरुद्ध। और क्योंकि फतवा सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक ओपिनियन है, उसको सजा देने का प्रावधान नहीं था, इसलिए इस लॉ को रखा गया। इस लॉ का डिफरेंट गवर्नमेंट्स के जमाने में दुरुपयोग होता रहा। पॉलिटिकल डिसेंटर्स, ट्रेड यूनियन लीडर्स, पेटी ऑफेंडर्स, डैम के विरुद्ध अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है,
न्यूक्लियर प्लांट के विरुद्ध अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उनके ऊपर भी राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। अब आज की जो बात सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट कई कदम केदारनाथ से आगे जाती नजर आई। केदारनाथ ने कहा था कि अभिव्यक्ति के अधिकार के होते हुए भी राजद्रोह एक संवैधानिक प्रावधान है। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 1962 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या व्यापक नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट ने। तब एक गोपालन का जजमेंट लॉ था जिसमें यह कहा गया था कि किसी की भी कोई भी लिबर्टी जो है उसको कर्टेल किया जा सकता है बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। कि अगर जैसे गोपालन का मामला था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत, और उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उसके बाद के दशकों में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन के केस को ओवररूल किया। आपको मालूम है मेनका गांधी के केस में मेनका गांधी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, उनका पासपोर्ट जब्त हो गया था और यह कहा गया कि भाई पासपोर्ट एक्ट की प्रक्रिया के हिसाब से इनकी इस स्वतंत्रता को छीना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन को ओवररूल किया और यह कहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब कोई भी प्रोसीजर जो लॉ प्रेस्क्राइब करे वो काफी नहीं, बल्कि उस लॉ को न्यायोचित होना चाहिए, उसे फेयर होना चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। यहाँ पर प्रोफेसर मुस्तफा आप फेयर होने की बात कर रहे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मौलिक अधिकारों को साइलोज में ना समझा जाए कि अभिव्यक्ति का अधिकार अलग है और स्वतंत्रता का अधिकार अलग है। अब सुप्रीम कोर्ट इन सारे अधिकारों को एक साथ क्योंकि पढ़ती है, इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि केदारनाथ के फैसले पर एक 5 जज बेंच दोबारा पुनर्विचार करे। अब इस बीच हो ये रहा है कि जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसमें शब्द राजद्रोह नहीं है, लेकिन वो प्रावधान 150 सेक्शन में आ गया। वो 124A तो नहीं रहा, लेकिन अब वो 150 हो गया और उसकी परिभाषा बहुत व्यापक कर दी गई है। उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर लिया गया है, उसमें सबवर्सिव एक्टिविटीज और सेसेशन को इंक्लूड कर लिया। और अजीब बात यह है कि सबवर्सिव एक्टिविटीज की कोई परिभाषा उसमें नहीं दी गई। बिल्कुल, मैं इसमें जो प्रावधान यहाँ पर जरूरी है कि नहीं, ये साफ करना यहाँ पर जरूरी है कि ये कानून अब खत्म हो रहा है, सरकार के खिलाफ नफरत विरोध पर सजा नहीं होगी, लेकिन देश के खिलाफ कुछ भी करने पर दंड मिलेगा। तो ऐसे में ये कैसे डिफरेंशिएट होगा कि क्या चीज है जो देश के खिलाफ मानी जाएगी और क्या चीज है जो सरकार के खिलाफ मानी जाएगी? नहीं अदिति, देखिए खत्म नहीं हो रहा है। बेसिकली तो एक बात ये समझ लें कि उसका नाम बदल गया है, खत्म नहीं हो रहा है। ये कहना कि सेडिशन का कानून जो है वो रिपील हो रहा है, ये फैक्चुअल बात करेक्ट नहीं है। बात यह है कि अंग्रेजों के जमाने में राज और सरकार एक थे, लेकिन आज राज जो है भारत राज ये परमानेंट है और भारत की जो सरकार होगी वो अस्थाई होगी। 5-5 सालों में सरकारें बदल सकती हैं, उससे पहले भी बदल सकती हैं। तो किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं होना चाहिए। 124A में अगर जाए तो सरकार इस अधिकार को क्लेम कर रही है कि लोग उससे प्यार करें, डिसअफेक्शन गवर्नमेंट के विरुद्ध ना करें, यानी राइट टू अफेक्शन के सरकार से लोग प्यार करें। इस अधिकार के तहत सेडिशन को एक जुर्म बनाया गया था। किसी भी सरकार को आज ये अधिकार एक जनतंत्र में नहीं हो सकता कि लोग उससे प्यार करें। वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं, और सरकारों को बदलना और सरकार की आलोचना जनतंत्र की रूह है। क्योंकि जब तक सरकार की आलोचना नहीं होगी तब तक लोग कैसे फैसला करेंगे कि इस सरकार को ही रखें या दूसरी कोई सरकार ले आए। तो मैं ये समझता हूं कि सिर्फ किसी के कुछ बोलने से, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि सिर्फ नारे लगाने से जो है वो राजद्रोह नहीं होता। ये हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इंदिरा जी के असैसिनेशन के बाद नारे इस तरह के खालिस्तान जिंदाबाद लगाए गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये राजद्रोह का मामला नहीं है।
केदारनाथ ने यह कहा था कि जब तक हिंसा ना हो आपके कुछ कहने या नारों के नतीजे में, तब तक राष्ट्रद्रोह नहीं होता। लेकिन हमने केदारनाथ को भी सही से लागू नहीं किया। जी प्रोफेसर मुस्तफा, वक्त मेरे पास इतना ही है। थोड़ा और वक्त होता तो आपसे और विस्तार से इस पर समझते, लेकिन क्योंकि अमित शाह ने खुद ही 124 को खत्म करने का प्रस्ताव रखते हुए लोकसभा में कहा था कि राजद्रोह कानून की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, क्यों उन्होंने ये भी कहा था कि सभी को बोलने का अधिकार है और स्वतंत्रता है। तो अब नए प्रावधानों में ये कहा गया है कि राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे मौखिक हो, लिखित या संकेतों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा किया जाए तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि संविधान की पीठ इस पर किस तरह से विचार करती है और क्या कुछ उसमें से निकल कर आता है। फिलहाल हॉट टॉपिक में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने फैसला लिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा कि निश्चित तौर पर सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। सुनवाते हैं उनका बयान। देखिए, हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है, तो पार्टी अब नेशनल पार्टी है, सारे स्टेट्स में संगठन बना रही है। तो निश्चित रूप से हरियाणा की भी नंबर लगा है। तो हरियाणा में संगठन बना रहे, एक एक गांव में संगठन बना रहे, सर्कल लेवल तक हमारी संगठन बन चुकी है। अब अगले लगभग 10-15 दिन में एक एक गांव में हमारी सारी कमेटी कंप्लीट हो जाएगी और कमेटी कंप्लीट होते ही फिर हम कैंपेन शुरू कर देंगे। आपको समझना पड़ेगा कि हरियाणा में बहुत ज्यादा एनर्जी है और जनता बदलाव के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। तो अच्छा करेंगे हरियाणा में भी। सभी सीटों पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। तो हॉट टॉपिक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।